नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि संयोजन क्या चीज़ होता है। तो संयोजन का अर्थ होता है, जैसा कि हम इसको यदि विस्तारित करें तो हमको समझ में आता है कि संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। संयोजन क्या है? संयोजन का अर्थ होता जोड़ना, ठीक। अर्थात दो या दो से अधिक संधारित्रों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है, ये दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है, ठीक। जैसा कि हमें लिख दिए हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों की जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संयोजन या संधारित्रों का संयोजन कहलाती है, ठीक। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि संयोजन या जोड़ने की आवश्यकता क्यों, हम लोग क्यों दो संधारित्रों को आपस में जोड़ें। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी एक काम को नहीं कर पाता है तो उस काम को करने के लिए दो व्यक्तियां जो हैं आपस में समूह बनाकर क्या करते हैं? उस कार्य को पूरा करते हैं। ये बोला गया कि एक व्यक्ति या एक जो संसाधन जो है वो जब किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में दो व्यक्ति जो हैं वो जुड़कर उस कार्य को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारी आवश्यकता को एक संधारित्र पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में दो संधारित्रों को जोड़कर हम अपनी क्या करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमको एक दो फैरड धारिता वाले एक संधारित्र की आवश्यकता है, ठीक। दो फैरड धारिता के एक संधारित्र की आवश्यकता है। यदि हमारे पास दो फैरड धारिता का संधारित्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम एक फैरड प्लस एक फैरड, दो फैरड, एक फैरड के दो संधारित्रों को जोड़कर क्या करेंगे? दो फैरड धारिता का संधारित्र प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि यदि वांछित आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस वांछित धारिता को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? संधारित्रों का संयोजन करते हैं। वांछित धारिता को प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न में आते हैं हम लोग कि संधारित्रों का संयोजन क्यों? तो बता दिया गया, वांछित धारिता को प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। अब ये बोला गया कि संधारित्रों का संयोजन तो कर देते हैं हम लोग, तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो जैसा कि हमको पता है कि संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, संधारित्रों को यदि हमारे पास दो या दो से अधिक संधारित्र हैं तो उन संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, समांतर क्रम में संयोजन कर सकते हैं और दूसरा श्रेणी क्रम में, ठीक। आइए हम लोग समझते हैं कि ये समांतर क्रम में संयोजन और श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है। तो जब हमारे पास मान लीजिए ये तीन संधारित्र हैं, एक, ये दो और ये तीन। हमारे पास मान लिया गया तीन संधारित्र हैं, संधारित्र नंबर एक, संधारित्र नंबर दो, संधारित्र नंबर तीन। जब हम तीनों संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ें कि पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट नाम लिख दिया गया, पहला प्लेट ए है, दूसरा प्लेट बी है, इधर पहला प्लेट ए, दूसरा प्लेट बी, दूसरा पहला प्लेट ए, दूसरा प्लेट बी। यदि पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट अपने अगले आने वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट अपने अगले आने वाले संधारित्र के पहले प्लेट से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो इस प्रकार दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। जैसा कि हमको पता है श्रेणी मतलब होता है कतार। यहाँ पे जो सारे संधारित्र हैं वो एक कतार से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इसलिए इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम है ये, ठीक। और पहले संधारित्र का पहला प्लेट हमेशा हम आवेश के स्रोत से जोड़ते हैं, यह आवेश का स्रोत होता है। और अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट जो है वो पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है, ठीक। हम पहले देख रहे हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। तो जैसा कि परिभाषा बता दिया गया
कि इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये देखिए पहले संधारित्र, ये पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट अपने अगले आने वाले संधारित्र के पहले प्लेट से क्या होता है, जुड़ा होता है। और अंतिम जो प्लेट है वो किससे, पृथ्वी से। और पहले संधारित्र का पहला प्लेट किससे जुड़ा होता है, आवेश से जुड़ा होता है, आवेश स्रोत से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग फिर से आगे चलते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र है। ठीक, ये मान लिया गया कि हमारे 3 संधारित्र हैं। ये संधारित्र नंबर 1 है, ये संधारित्र नंबर 2 है, ये संधारित्र नंबर 3 है। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। इसी प्रकार से पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, देखिए यहाँ पे विभवांतर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है। तो यहाँ पे ये शब्द लाया जाएगा कि संधारित्र के दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। इस प्रकार हमने देखा कि संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके विभवांतर अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें उनको प्राप्त होने वाला जो आवेश होता है वे आवेश समान होते हैं। जैसे पहले संधारित्र को भी Q आवेश प्राप्त हो रहा है, दूसरे संधारित्र को भी Q आवेश प्राप्त हो रहा है और तीसरे संधारित्र को भी प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसी चीज को हम थ्योरी में लिख देते हैं। माना पहले संधारित्र की धारिता C1 है, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है और जो है वो क्या है, Q है। तो धारिता के सूत्र से C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक, अब यहाँ पे हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, V का मान ज्ञात कर लेते हैं। V को ऐसे गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये V के बदले में C हो जाएगा और C के बदले में V हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। V इज इक्वल टू Q बाई C। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम यहाँ पे V का ही मान क्यों ज्ञात कर रहे हैं। भाई यहाँ पर जो हमारा सूत्र था वो क्या था, तो हमारा सूत्र था C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हम इसको इसी टाइप के क्यों नहीं रखने दिए, हम V का मान क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि हम यहाँ से, हमारे पास यहाँ 3 राशियां हैं, एक Q है, एक C है और एक V है। तो हम V का ही मान क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे V का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए जो चीज यहाँ पे अलग अलग रहता है, जैसे V है, C है और Q है, तो यहाँ पे V जो का मान जो है वो अलग अलग संधारित्रों के लिए अलग अलग है। ठीक है, यहाँ के लिए V1 है, यहाँ के लिए V2 है, यहाँ पे लिए V3 है। तो जिस क्या बोलते हैं मान, जिसका मान जो है वो परिवर्तित होता है, हम उसी का मान क्या करते हैं यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे V का मान चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमने V का मान ज्ञात किया हुआ है। Q का मान चेंज नहीं हो रहा है इसलिए हमने Q का मान नहीं ज्ञात किया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मान यहाँ पे चेंज होगा उसी का मान हम क्या करते हैं यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई C। अभी हम किसके लिए लिखे हैं इसको, पहले संधारित्र के लिए। अब लिखेंगे दूसरे के लिए, उसके बाद लिखेंगे तीसरे के लिए। अब दूसरे के लिए लिख दिया गया। चलिए, दूसरे संधारित्र की धारिता जो है क्या हो जाएगी, C2, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V2, और इसी प्रकार से मान निकाल दिया जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू Q बाई क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ये V1 का मान है, ये V2 का मान है और इसी प्रकार से क्या निकाल दिया गया, V3 का मान निकाल दिया गया। अब हमने यहाँ पे क्या निकाल चुका है, हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं V1 का मान निकाल चुके हैं, V2 का मान निकाल चुके हैं और V3 का मान जो है क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं कि A और B, यहाँ पर ये A और ये B दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। ठीक, तो लिख दिया गया परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू, परिणामी विभवांतर किसके बराबर होगा, तो V1, V2 और V3। ठीक है, परिणामी विभवांतर यहाँ पर B और A के बीच में, ठीक, तो यहाँ पर B है और A तो हमको दिख ही रहा है, ये हमारा A है। तो B के बीच परिणामी विभवांतर किसके बराबर होगा, तो तीनों के योग के बराबर होगा, इसलिए लिख दिया गया परिणामी विभवांतर इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और V3। ठीक, ये V1, V2 से V3 का मान निकल गया। अब V1 का मान यहाँ से उठा के, V2 का मान यहाँ से उठा के, अब V3 का मान यहाँ से उठा के हम रख देते हैं। ये रख दिया गया, V1 के बदले में ये वाला मान, V2 के बदले में ये वाला मान और V3 के बदले में ये वाला मान रख दिया गया। अब फिर देखते हैं हम लोग कि यहाँ क्या है, तो Q है, Q है और Q है। तो मैं क्या कर देता हूँ, Q को फिनिश्ड निकाल देता हूँ। ये हम Q को फिनिश्ड निकाल रहे हैं, ये Q को फिनिश्ड निकाल दिया गया।
ये देखिए ये क्यू हमारा क्या निकल चुका है, वनिश निकल चुका है। हाँ, यहाँ पर क्यू को क्या निकाल देते हैं, वनिश निकाल देते हैं, क्योंकि तीनों में है इसलिए क्यू को यहाँ वनिश निकाल दिया गया। तो क्या बच गया यहाँ पे, क्यू तो निकल चुका है तो क्यू के बदले में एक आ गया, और C1 का C1, फिर क्यू निकल चुका है तो 1/C2, और फिर क्यू निकल गया तो 1/C3। ठीक, ये हमारा बच गया। अब हमको निकालना क्या है बताया गया है, तो हमको क्या ज्ञात करनी है, तो धारिता ज्ञात करनी है। तो क्या धारिता ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा देते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक, यही सूत्र बार बार लगेगा। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, अर्थात C का मान Q और V के बराबर होता है, या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा ये। अब इस V के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, QC लिख सकता हूँ। तो ये V को हटाऊंगा और उसके बदले में QC लिख दूंगा। ये V को हटा दिया, ठीक, यहाँ से इस V को हटा दिया, उसके बदले में QC लिख दिया गया, और ये वाला जो मान है वो 10 का 10। अब देखिए यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, तो दोनों Q क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बच क्या जाएगा हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा क्या बच गया, आंसर बच गया। ये क्या है हमारा, तो श्रेणी क्रम में संयोजन के फलस्वरूप परिणामी धारिता का व्यंजक है। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो होता है समांतर क्रम में संयोजन के फलस्वरूप क्या करिए, धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम समांतर क्रम में संयोजन के ज्ञात करते हैं। संधारित्रों के समांतर क्रम में संयोजन के लिए हम इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं कि श्रेणी क्रम में हम क्या करते थे, सभी संधारित्र को संधारित्र नंबर 1, संधारित्र नंबर 2, संधारित्र नंबर 3, तीनों संधारित्र को हम कैसे जोड़ते थे, तो श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ते जाते थे। ठीक, लेकिन समांतर क्रम में क्या किया जाता है, समांतर क्रम में सभी संधारित्र को एक के बाद एक न जोड़ के इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सभी संधारित्र का पहला प्लेट जो है एक बिंदु से जुड़ जाए, और सभी संधारित्र का दूसरा प्लेट जो है वो एक बिंदु से जुड़ जाए। ठीक, इस प्रकार से जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम में संयोजन कहलाता है। ठीक, परिभाषा क्या होगी कि जब सभी संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से और सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाए, और दूसरे बिंदु को पृथ्वी से और को आवेश के स्रोत से, ये आवेश के स्रोत से, यहाँ पर वैसी था कि पहले प्लेट को आवेश के स्रोत से और अंतिम प्लेट को, अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता था। ठीक, तो इस प्रकार का जो संयोजन है, ये इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम में संयोजन कहलाता है। ठीक, जो यदि हमको है वो क्लियरली समझ में आ चुका है तो दूसरा व्यंजक जो है हम एकदम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3 होता है। ठीक है, लेकिन Q का मान क्या रहता है, सब में समान रहता है। यहाँ पे इसके विपरीत होता है, यहाँ पर Q का मान जो है वो क्या होता है, सबके लिए अलग होता है। इसके लिए Q1, इसके लिए Q2, इसके लिए Q3 होता है। लेकिन विभव का मान क्या रहता है, सब में समान रहता है, V है, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V। ठीक है, तो जैसे कि बताया गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका थ्योरी देते हैं पहले। तो परिभाषा ये हो गया हमारा कि जब हम संधारित्र का समांतर क्रम में संयोजन करते हैं तो इसमें सभी संधारित्र के एक साथ जोड़कर आवेश स्रोत से जोड़ते हैं। ये सभी प्लेटों को सभी संधारित्र के पहले साथ जोड़ते हैं और आवेश के स्रोत से जोड़ देते हैं, और दूसरे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये लिख दिया गया, दूसरे प्लेट को एक साथ जोड़कर क्या कहता है, पृथ्वी से रख दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम में संयोजन कहलाता है। ठीक, डायग्राम बना देते हैं हम। ये हमारा डायग्राम बन गया, ये हमारा डायग्राम है। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, लिख दिया गया यहाँ पे कि पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3। तो इसको हम बारी बारी लिखते हैं, पहले संधारित्र की लिख देते हैं। तो ये लिख दिया गया, माना की धारिताएं ये तीनों का एक साथ लिख देते हैं। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे का C2 और तीसरे का C3। अब चूंकि पहले संधारित्र के सभी संधारित्र के पहले, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, आवेश स्रोत से,
और दूसरे प्लेट के दूसरे सभी संधारित्र के दूसरे जो प्लेट हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए सभी संधारित्र का विभव जो है क्या रहेगा, समान रहेगा। सबका विभव जो है क्या रहेगा, समान रहेगा, विभव अलग नहीं रहेगा ना। ठीक है, अब हम हैं पहले संधारित्र पर कितना आवेश है, तो Q1 है। ठीक, और संधारित्र का सूत्र लगा दिया गया धारिता का। धारिता का सूत्र हमको ऑलरेडी पता हुआ है, धारिता का सूत्र C इज इक्वल टू, वही सूत्र लगेगा जो पहले लगा था, C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, मैं बोला था कि हम यहाँ से उस क्या बोलते हैं, वैल्यू को ज्ञात करते हैं, उस मान को ज्ञात करते हैं जो लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो क्या यहाँ पे V का मान चेंज हो रहा है क्या, तो V का मान चेंज नहीं हो रहा है, किसका मान चेंज हो रहा है, Q का। तो मैं यहाँ पे किसका मान ज्ञात करूंगा, Q का। तो क्या हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक, ये सूत्र लिख दिया गया, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब चूंकि धारिता अलग अलग है सबका, तो ये C1 लगा है, लेकिन विभव क्या है, सबका समान है, इसलिए ये सिर्फ V रहेगा। ठीक, इसी से दूसरा के लिए लिख देते हैं, तो दूसरे संधारित्र के लिए आवेश जो है क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 भी हो जाएगा। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, C3 भी हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि हम निकालते हैं, कौन सी वैल्यू का योग करते हैं, तो जो चेंज होता है उस वैल्यू का। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है Q का मान। ठीक है, इसलिए परिणामी आवेश लिखेंगे हम लोग, लिख दिया गया, ये कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीनों को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। अब Q1 का मान कितना है, तो C1 भी है। ठीक है, Q2 का मान कितना है, तो C2 भी है, और Q3 का मान कितना है, तो C3 भी है। तो इस यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 के बदले में क्या रख दिया जाता है, इन सब मानों को रख दिया जाता है। चलिए रख देते हैं, ये तीनों वैल्यू को रख दिया गया यहाँ पे। अब फिर देखते हैं वनिष्ठ निकालना है, तो यहाँ पे पहले जो बनाए थे हम लोग श्रेणी क्रम में, उसमें V Q कॉमन था, यहाँ पे कौन कॉमन है, तो V कॉमन है। तो यहाँ से क्या कर लिया जाएगा, V को वनिष्ठ निकाल दिया जाएगा। तो ये तीनों में से V को बाहर निकाल दिया गया, तो क्या बच गया, C1 C2 और C3, ये कोष्टक में C1 C2 C3 बच गया। अब फिर से यहाँ पे वो प्रश्न आती है कि क्या चीज का मान हमको क्या करना है, कौन सी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो हमको ज्ञात क्या करनी है, तो धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, तो C बराबर होता है, तो यहाँ पे C का मान तो ज्ञात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, Q का। तो यहाँ पे क्या करिए, सूत्र लगा दीजिए धारिता का वापस। धारिता का सूत्र C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो बताया गया जैसे गुणा करते हैं वैसे क्या कर देते हैं इसको, जैसे भी बताया गया था, यहाँ पे ये बताया गया था C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा करके, तो Q इज इक्वल टू C भी हो जाएगा। हम यहाँ पे इस Q के बदले में क्या मान रख देंगे, Q के बदले में C भी रख देंगे। तो ये Q के बदले में क्या हो गया, C भी, और ये फिर से 10 का 10 हो गया। V और V क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा क्या बच गया, आंसर जो है बन गया। तो इस प्रकार से ये किसका सूत्र है, तो समांतर क्रम में संयोजन के फलस्वरूप परिणामी धारिता का क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम एक अंकीय प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए